पर आप लोग हमसे कितनी कहानी सुने हैं? 100, 200, मुझे लगता है 500 से भी ज्यादा। और उन कहानियों में 2 नाम तो आपको जरूर याद होंगे। एक सिवान के साहब मोहम्मद साहबुद्दीन और दूसरा पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी का। दोनों के नाम ऐसे थे जो लोगों में खौफ पैदा कर दें, लेकिन इसके बावजूद दोनों के दोनों ऐसे नाम भी थे जिनको चाहने वाले भी कम नहीं थे। दोनों अपने क्षेत्र में ऐसे बाहुबली थे जिन्होंने खुद को नेता बना लिया था। ऐसा नेता जो सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि अपने प्रभाव वाले सीट पर किसी को भी चुनाव जितवा सकते थे। तो मान लेते हैं कि दोनों एक जैसे थे, पर सवाल वही है कि दोनों में से बड़ा कौन था, किसका प्रभाव कितने दूर तक था, किसके पास था कितना पावर। साथ ही बिहार और यूपी वाले इन बाहुबली के बीच बड़ा कौन था बड़ा डॉन। इन सवालों के साथ ही वेलकम है आपका क्राइम कनेक्ट पर पंचम प्रकाश की कहानी के नए सीरीज में बड़ा डॉन कौन में। इस सीरीज में हम सबको तौलेंगे, जानेंगे कि किसकी ताकत कितनी ज्यादा है, किसकी पहुंच ज्यादा है, किसका साम्राज्य बड़ा था और किसके नाम का खौफ ज्यादा था। कुछ उस तरह ही जैसे शोले फिल्म का डायलॉग है ना, गब्बर सिंह वाला कि यहाँ से 50-50 कोस दूर गांव जब बच्चा रात को रोता है तो माँ कहती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो यही पता करेंगे कि किसके नाम का डर कितनी दूर तक फैला था। ये सब देखेंगे ताकि हम जान सके इनमें से बड़ा डॉन कौन था। बाकी आज की कहानी है मुख्तार अंसारी वर्सेज मोहम्मद साहबुद्दीन की, यानी यूपी वर्सेज बिहारी बाहुबली की। जानेंगे सब कुछ, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ इस सफर में बने रहिए अंत तक। तो देखिए, आपको पता ही है कि मुख्तार हो या साहबुद्दीन, इन दोनों की कहानी लगभग एक जैसी थी। साहबुद्दीन बिहार के सिवान का एक ऐसा लड़का जिसने 19 साल की उम्र में पहली बार कानून को चुनौती दी, ठेंगा दिखाया। पुलिस ने साहबुद्दीन को ए कैटेगरी का हिस्ट्री सीटर घोषित कर दिया, लेकिन लोगों के बीच खौफ ऐसा था कि 24 साल की उम्र में ही विधायक बन गए। कहते हैं कि उनके इलाके में पुलिस बिना इजाजत नहीं घुसती थी। वहीं दूसरी तरफ यूपी के गाजीपुर का मुख्तार अंसारी, जो एक बड़े परिवार का रईस लड़का था, जो खेल कूद में आगे था, लेकिन पारिवारिक संपन्नता के बावजूद अपराध जगत में उसका नाता 1978 से ही शुरू हो गया। आप समझिए ना कि जब मुख्तार अंसारी की उम्र महज 15 साल थी ना, तभी उन पर गाजीपुर के सैदपुर पुलिस स्टेशन में आपराधिक धमकी का मामला दर्ज हो गया था। फिर वो एक गैंग वॉर में भी शामिल हो गए। फिर 1986 आते आते वो ठेका माफिया सर्किल में एक जाना माना चेहरा बन चुके थे। उसने 80 के दशक से ही अपराध और राजनीति का ऐसा ताना बाना बुना कि उनकी छाया पूर्वांचल के हर शहर पे पड़ने लगी। मतलब ये कि अगर देखा जाए तो दोनों ने एक ही रास्ता पकड़ा, पहले जुर्म और फिर उससे पैदा होने वाला खौफ और उसकी कमाई के आधार पर राजनीति और फिर साम्राज्य का विस्तार। तो आइए जरा देखते हैं कि इनमें किसकी हनक ज्यादा थी। तो सबसे पहले देखते हैं इनके जुर्म की दास्तान। साहबुद्दीन पर 45 केस थे, जिनमें हत्या, अपहरण, दंगा कराने जैसे तमाम अपराध शामिल थे। और सबसे चर्चित कांड था चंद्रशेखर प्रसाद की हत्याकांड, जिसमें उन्हें जेल हुई और सजा भी मिली। वही मुख्तार पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। और जरा ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर जो केस थे ना, उनमें हत्या, एक्सटॉर्शन और गैंगस्टर एक्ट जैसे मामले थे। इन्हीं में से एक था वो सबसे नामी केस जो मुख्तार के माथे चढ़ा, बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय का मर्डर केस।
जिसमें एक आदमी को मारने के लिए 400 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई गई। उस हत्याकांड में अकेले कृष्णानंद राय के सबसे 60 गोलियां बरामद हुई थी। ये वो कांड था जिसने यूपी को हिला दिया था और मुख्तार को बना दिया था सबसे बड़ा डॉन। तो देखा जाए तो इस पहले राउंड में जीत किसकी हुई? शायद मुख्तार अंसारी की। लेकिन अब चलते हैं अगले राउंड पर, जहां उनके आपराधिक नेटवर्क को देखेंगे, क्योंकि जिसका आपराधिक नेटवर्क जितना बड़ा उतना ज्यादा उनका डर और दबदबा होता है, जिससे उनका असर कई इलाकों तक फैल जाता है। नेटवर्क के जरिए ही वसूली, हत्या, अपहरण, अवैध कारोबार और राजनीतिक गठजोड़ को अंजाम देते हैं। पुलिस और प्रशासन भी ऐसे अपराधियों को ज्यादा खतरनाक मानते हैं जिनका नेटवर्क राज्य या कई जिलों तक फैला हो। तो देखिए, शहाबुद्दीन का मामला फैला था सिवान और उसके आसपास के इलाकों में, जहां पर वसूली से लेकर कब्जा, ठेकेदारी तक तमाम कमाई के साधन उसके पास थे। लेकिन मुख्तार के पास ये सब कुछ चीज तो था ही, लेकिन इसके अलावा भी उसके पास स्मगलिंग का धंधा तक था, जो सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल तक फैला हुआ था उसका नेटवर्क। कहा तो यह भी जाता है कि दाऊद इब्राहिम तक से उसके कारोबारी संबंध थे। वो दाऊद के गैंग के लिए कई काम करता था, यानी मुख्तार अंसारी। तो आपराधिक नेटवर्क के मामले में भी देखूं तो मुख्तार अंसारी ही आगे दिख रहे हैं। लेकिन इससे ये मत समझ लीजिएगा कि सिवान के साहब इस वर्सेज की रेस में कहीं पीछे हैं। अब देखिए, क्राइम नेटवर्क किसी भी अपराधी के पैमाने के लिए एक अहम पहलू जरूर है, लेकिन राजनीतिक पहुंच और सत्ता में भागीदारी ही तय करती है कि अपराधी कितना बड़ा था, क्योंकि ये वही ताकत है जो किसी भी अपराधी को कानून, समाज और सिस्टम के ऊपर खड़ा कर देती है। क्योंकि अगर क्राइम नेटवर्क बड़ा है लेकिन राजनीतिक पहुंच नहीं है तो उसका असर सीमित होता है, लिमिटेड होता है। वहीं अगर नेटवर्क छोटा है लेकिन सत्ता में सीधी पहुंच है तो उसका डर, प्रभाव कहीं ज्यादा हो सकता है। इसलिए मुख्तार अंसारी और मोहम्मद शहाबुद्दीन जैसे लोगों की पहुंच और ताकत के पैमानों को नापने के लिए सबसे बड़ा मीटर जो है ना, वो उनकी राजनीतिक पहुंच ही है और उसका प्रभाव ही है। शहाबुद्दीन जो थे, यानी कि सिवान के साहब, वो 2 बार विधायक बने और फिर बने सांसद, वो भी एक नहीं कुल 4 बार, बिना एक बार भी चुनाव हारे। पहली बार शहाबुद्दीन ने 1990 में जीरादेई से विधायक का चुनाव जीता। उसके बाद 1995 में, फिर 1996 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव जीता और उसके बाद 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा में वो सांसद के तौर पर जीतते रहे, देश की राजधानी दिल्ली के संसद भवन में पहुंचते रहे। इसके बाद भी ये सिलसिला हार से नहीं बल्कि कानून से रुका। दरअसल साल 2009 में उनके चुनाव लड़ने पर अदालत ने रोक लगा दी, जबकि मुख्तार अंसारी मऊ से 5 बार विधायक रहे। हालांकि वो अपना पहला चुनाव 1995 में हार गए थे, लेकिन 1996 में फिर चुनाव हुए और उनको जीत मिली और वहां से 5 बार जीते। बाद में उनका बेटा भी चुनाव जीता। लेकिन जब मुख्तार अंसारी सिवान के शहाबुद्दीन की तरह लोकसभा का चुनाव लड़ने गए तो वहां वो हार गए। तो देखा जाए तो ये राउंड गया शहाबुद्दीन के नाम पर, क्योंकि शहाबुद्दीन ने बिहार के पटना से लेकर दिल्ली के संसद भवन तक का सफर तय किया है। वही मुख्तार अंसारी यूपी के विधानसभा तक ही सिमटे रहे। तो इस राउंड के विनर हुए कौन, आप खुद ही लिखिए कमेंट बॉक्स में। अब चलते हैं यहां से अगले राउंड पर और देखते हैं कि उनके इलाके में उनका असर कैसा था, सामाजिक प्रभाव कैसा था। तो देखिए, शहाबुद्दीन की वजह से सिवान में चुनाव तक नहीं हो पाते थे। उधर मुख्तार ने पूर्वांचल के कई जिलों में पैरेलल सरकार बना रखी थी। शहाबुद्दीन के पास मुस्लिम यादव वोट बैंक का समीकरण था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो बाकी लोगों में प्रभाव नहीं रखते थे। जहां तक मुख्तार अंसारी की बात करें तो वो कुर्सी से ज्यादा कालाधन और अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के लिए जाने जाते थे। लेकिन माना यह भी जाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक बड़े मुस्लिम वर्ग पर उनका प्रभाव था। तो दोनों ने अलग अलग तरीके से अपने इलाके को प्रभावित किया।
इसलिए ये वाला राउंड का विजेता मेरे ख्याल से कोई नहीं है, तो ये राउंड आप ड्रॉ ही समझिए। लेकिन अब तक देखने के बाद आपको क्या लगता है कौन निकलेगा विनर? अब तक ये 3 राउंड में तो 2 मुख्तार जीत चुके हैं, लेकिन आगे क्या, आगे के राउंड में सिवान के साहब आगे निकलेंगे या मुख्तार के नाम ही रहेगी ये भिड़ंत? तो आपको जो भी लगता है तब तक आप कमेंट कीजिए, बाकी हम बढ़ते हैं इस कहानी में आगे। तो अब अगला राउंड क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, लोगों को जो लगता है ना, उसमें मीडिया का सबसे बड़ा हाथ होता है, कुछ हम जैसे लोगों का भी होता है, क्योंकि हम ही लोग मुख्तार या साहबुद्दीन या दाऊद और लॉरेंस जैसे लोगों की कहानियां और कारनामे आप तक पहुंचाते हैं। जैसे हमारा मकसद आपको चौकन्ना करना होता है, साथ ही ये कि आप ऐसे लोगों का अंजाम समझकर सीखें कि कभी इस राह पर तो नहीं निकलना चाहिए। लेकिन फिर भी इस सफ़र पर कई चीज़ें लोगों को पसंद आती है, जैसे कि अपराधियों को मिलने वाला लाइमलाइट, पर किसी को भी इनका अंजाम नहीं भूलना चाहिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मीडिया और लाइमलाइट वाले कल्चर के मामले में कौन आगे था, साहबुद्दीन या मुख्तार अंसारी? किसको मिला ज़्यादा कवरेज? कौन था मीडिया का डार्लिंग या आज भी है? तो इस मामले में देखें तो साहबुद्दीन हो या मुख्तार, दोनों को अपने अपने केस की वजह से खूब कवरेज मिला है, और जिस तरह से दोनों के बड़े बड़े कांड मीडिया में रहें, उसकी वजह से कोई भी आगे या पीछे नहीं रहा है। एक शेर तो दूसरा सवा शेर, और ऐसे ही चलता रहा, यहाँ तक कि उनकी मौत का भी कवरेज काफ़ी रहा। अभी कुछ समय पहले मुख्तार अंसारी की जब मौत हुई थी, तब भी खूब उनका कवरेज हुआ था, खूब बात मीडिया में उछली थी। लेकिन मुख्तार अंसारी पर एक वेब सीरीज बन चुकी है, पता है ना कौन सा? अगर हाँ तो उस वेब सीरीज का नाम जरूर लिखिएगा। बाकी उनके ऊपर अगर एक वेब सीरीज बन चुका है तो उनको हम आगे मान सकते हैं, लेकिन साहबुद्दीन के ऊपर भी डॉक्यूमेंट्री बनी है और वेब सीरीज भी, इसलिए इस राउंड को भी ड्रॉ मान लेते हैं और कह सकते हैं कि यहाँ मुकाबला बराबरी का ही है। बाकी अब क्या देखना बाकी रह गया है, जरा बताइए आप ही। जी हाँ, जेल में किसने ज़्यादा समय बिताया और किसकी ज़्यादा ताकत थी जेल के अंदर? मुख्तार ने 18 साल और साहबुद्दीन ने 14 साल जेल में बिताए। इसके बाद एक की मौत हुई कोरोना से 2021 में, तो दूसरे की मौत हुई दिल का दौरा पड़ने से 2024 में। दोनों की मौत जेल में हुई, दोनों का अंत एक सा ही रहा, और इनके मौत पर विवाद भी एक ही रहा कि बदलते सरकार की साजिश से इनकी मौत हुई, इन्हें स्लो पॉइजन दे दिया गया वगैरह वगैरह। हालांकि ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ। बाकी इन मामलों पर कि माफिया की मौत हो गई, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की नीयत तो बिल्कुल साफ, जो उन्होंने ऑन कैमरा एक इंटरव्यू में भी कहा। अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको ये बताएं ही नहीं कि बड़ा डॉन कौन था, तो आप बताइए कौन था बड़ा डॉन? राजनीति पहुंच में साहबुद्दीन आगे थे, आपराधिक रिकॉर्ड और जेल के मामले में मुख्तार, मीडिया कवरेज में देखा जाए तो साहबुद्दीन ज्यादा आगे थे, आज भी है खबरों में। लेकिन आपको क्या लगता है वो भी कमेंट में लिख के जरूर बताइए, इन दोनों में से कौन था बड़ा डॉन? साथ ही ये भी कि आप किस और 2 डॉन की तुलना यानी वर्सेज वाली वीडियो देखना चाहते हैं, हम किस पर आगे वीडियो बनाएं? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैंने अभी मुख्तार और साहबुद्दीन की कहानी आपको बताई। वैसे आप सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के फॉर्मेट में और भी कुछ बदलाव हो सकता है, या आप किस तरह से कहानी सुनना चाहते हैं, अपना सुझाव भी जरूर लिखें। माँ के अपराध और राजनीति का गठजोड़ कितना खतरनाक हो सकता है, उस पर आधारित ये थी हमारी पहली कहानी बड़ा डॉन कौन सीरीज की। अगली बार किसका मुकाबला देखना चाहते हैं मैंने बताया ही, कमेंट कीजिए। बाकी आज की इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी कहानी मैं लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ यूं ही आप लोगों के सामने हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।